Welcome students to the series of 10th physics numericals. Okay, चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट हो रही है 10th ग्रेड की फ़िज़िक्स और हम चैप्टर वाइज कोशिश करेंगे जल्दी से न्यूमेरिकल्स कर लें। इसमें हमारे पास फ़ायदा ये है कि जो शुरू के 3 चैप्टर्स हैं 10, 11, 12 इनके न्यूमेरिकल्स एक जैसे हैं और मेनली इस जो टॉपिक है, ये जो 3 चैप्टर्स हैं, इनमें जो फार्मूला हमारे पास यूज़ हो रहा है वो यूज़ हो रहा है v इज़ टू एफ लैम्डा। ठीक है, मेन फार्मूला ये है। बाकी इसके अलावा हमारे पास t इज़ टू 2 पाई √L/g ये फार्मूला भी है और इसी तरह हमारे पास जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट का फार्मूला भी है। और हाँ, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जब हमारे पास वेव्स जो है वो कौन सी होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, तो फिर हम v की जगह जो है वो c यूज़ करते हैं और बाकी वो एफ लैम्डा एज इट इज़ यूज़ हो जाएगा। तो c इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा हो जाएगा जब हमारे पास कौन सी वेव्स होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो कि चैप्टर नंबर 10 में बेसिकली इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात हो रही है कि तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो c की स्पीड से ट्रैवल करते हैं और c की स्पीड क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये बात आपको न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले पता होनी चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद जो हमारे पास चैप्टर नंबर 10, 11, 12 के बाद चैप्टर नंबर 13 है वो अलग टॉपिक है और चैप्टर नंबर 14 जो है वो भी अलग टॉपिक है। चैप्टर नंबर 15, 16 बल्कि 14, 15 और 16 ये तीनों एक टॉपिक हैं जिसमें हमारे पास जो है वो करंट की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात हो रही है। ठीक है, जिसमें हम चार्ज को डिस्कस करते हैं। और चैप्टर नंबर 13 में हमारे पास जो है वो लेंसेज की या मिरर्स की बात होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। और इसके अलावा हाँ, हमारे पास एक और चैप्टर है 20 जिसमें हमारे पास न्यूक्लियर फिज़िक्स के बारे में बात हो रही है। तो टोटल ये चैप्टर्स हैं जिनके न्यूमेरिकल्स आपके पास बुक में मौजूद हैं। चैप्टर नंबर 16 के बाद 17, 18, 19 इन 3 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में मौजूद नहीं हैं। तो 1 बाय 1 इंशाल्लाह शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 10, 11, 12 के कोशिश करेंगे कि एक साथ न्यूमेरिकल्स कर लें। तो सबसे पहले हमारे पास बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 की। न्यूमेरिकल नंबर 1 में अगर आप देखें तो हमसे क्या कहा जा रहा है, न्यूमेरिकल नंबर 1 में डेटा बनेगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपसे कहा गया है कि व्हाट इज़ द वेव लेंथ, ठीक है ना, ऑफ अ रेडियो वेव ब्रॉडकास्ट। व्हाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ अ रेडियो। तो वेव लेंथ आपको पता होना चाहिए कि सिंबल क्या होता है वेव लेंथ का, लैम्डा। इसी तरह की क्या बोला, ब्रॉडकास्ट रेडियो स्टेशन विद अ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या बताई गई है, फ्रीक्वेंसी आपको बोली गई है 1300 किलोहर्ट्ज़। ठीक है, और आखिर में आपसे क्या गया, स्पीड ऑफ रेडियो वेव, स्पीड कितनी बताई गई है, स्पीड है हमारे पास। अब मैंने आपको बताया था कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन सब की स्पीड जो होती है उसको हम c से शो करते हैं और वो कितनी होती है 3 × 10⁸। तो इन्होंने अगर हमें नहीं भी बोली होती। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपको पता होना चाहिए रेडियो वेव से लेकर जितनी भी आपने पूरी एक स्पेक्ट्रम पढ़ा है कि रेडियो वेव से लेकर हमारे पास जो गैमा रेज़ होती हैं, तो वो गैमा रेज़, ठीक है, वो जो गैमा रेज़ होती हैं, इन गैमा रेज़ तक तमाम के तमाम वहाँ पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और इन तमाम की स्पीड जो है वो 3 × 10⁸ होगी। अच्छा, यहाँ पर वैसे किलो हर्ट्ज़ स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, किलो हर्ट्ज़ जाएगा। किलो की जगह हमारे पास क्या लगेगा, किलो की जगह हमारे पास लगेगा 1300 × 10⁻³ किलो किसके बराबर होता है, 10⁻³ के बराबर होता है। इन्होंने लिखा हुआ भी है, वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि किलो का मतलब होता है 1000 या 1000 को हम 10⁻³ भी लिख सकते हैं। और दूसरी चीज़ इन्होंने फिर हमें स्पीड के बारे में बताई है, तो स्पीड हम क्या लिख देंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो तमाम यूनिट स्टैंडर्ड हो गए हैं। अब हमें सिंपल से कैलकुलेशन करनी है। सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो सिंपल सा फार्मूला है v इज़ टू एफ लैम्डा, जिसको हम v इज़ टू एफ लैम्डा की जगह क्या कर देंगे v इज़ टू एफ लैम्डा की जगह हम उसे लिख देंगे c इज़ टू एफ लैम्डा। ठीक है ना, यूजिंग फार्मूला की हेडिंग डाल दें तो अच्छी बात होती है, वरना अदरवाइज डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं c इज़ टू एफ लैम्डा। और c की जगह आप क्या करेंगे, c की जगह आपने 3 अच्छा, अब या तो 2 काम हो सकते हैं, पहले वैल्यू पुट कर दें फिर सेपरेशन कर लें, या दूसरा काम क्या हो सकता है कि पहले सेपरेट कर लें फिर वैल्यू पुट कर दें। पहले सेपरेट कर लेते हैं ताकि वैल्यूज़ पुट कर देते हैं ना तो फिर शिफ्टिंग मुश्किल होती है। तो पहले सेपरेट कर लेते हैं। क्या चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है, लैम्डा। तो लैम्डा को इधर अकेला कर देंगे, f इधर जाकर c के नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड, f c के नीचे डिवाइड हो गया, लैम्डा सेपरेट हो चुका है। अब इसको पलट देते हैं क्योंकि जो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी होती है उसको हम लेफ़्ट साइड पर लिखते हैं और c/f हो जाएगा। ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। लैम्डा इज इक्वल्स टू सी की जगह क्या पुट कर देंगे, सी की जगह 3 × 10⁸, जबकि f की जगह क्या पुट करेंगे, f की जगह हम इसको 2 तरह से लिख सकते हैं। या तो एज इट इज़ इसको इसी तरह लिख दें कि 1300 × 10⁻³ लिख दें, या फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं
कि पॉइंट को 3 मरतबा और पीछे शिफ्ट कर दें, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लें, जो 9th क्लास की वीडियोस में मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है। 1.3 इंटू 10⁻⁴, पॉइंट कितनी मरतबा पीछे गया है, 1 2 3। पॉइंट जब पीछे जाता है तो पावर आगे जाती है, पॉइंट 3 मरतबा पीछे है तो पावर 3 मरतबा आगे जाएगी, तो 3 को 3 मरतबा आगे भेजें तो क्या होता है, 4 5 6 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू, अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन कैसे होगी इसकी, कैलकुलेटर उसके लिए आपको यूज़ करना आना चाहिए। डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं अगर किसी के पास इस तरह का फ्रैक्शनल वैल्यू है, वरना अदरवाइज़ आप फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को अलग सॉल्व करें और ये 3 तो मैं चलें सिंपल कैलकुलेटर से सिंपल कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ, सिंपल कैलकुलेटर की तरह। 3 डिवाइडेड बाय 1.3, ये हमने इनको डिवाइड किया और हमारा आंसर आया है 2.30 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। अब आपको पता है कि ये 6 ऊपर जाके 8 में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब माइनस होगा तो ये हमारे पास बन जाएगा 8 - 6 2 होता है, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 2.3 इंटू 10⁻²। अब चाहें तो आप इसको इसी तरह ही छोड़ दें साइंटिफिक नोटेशन में आगे मीटर लगाकर, ये भी आपका आंसर सही होगा, वरना अदरवाइज़ बुक वालों ने बस इसको क्या कर दिया है, साइंटिफिक नोटेशन को वापस कन्वर्ट कर दिया है किसमें, ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो हमारी मर्ज़ी है, हम इस तरह से भी आंसर इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म में, मतलब साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में छोड़ सकते हैं। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में हमसे क्या कहा गया है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमसे कहा जा रहा है कि the wave moving in the pond have a wavelength of 1.6 मीटर, यानी कि इसमें हमें सबसे पहले क्या दी हुई है, वेवलेंथ कितनी दी हुई है, 6 मीटर्स। ठीक है ना, 1.6 मीटर, और फिर उसके बाद एंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.80 हर्ट्ज़, फ्रीक्वेंसी 0.80 हर्ट्ज़ दी हुई है। और कैलकुलेट द स्पीड ऑफ दीज वाटर वेव्स, स्पीड हमें निकालनी है, स्पीड इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, वाटर वेव्स की स्पीड। ठीक है, अब क्योंकि ये वाटर वेव्स है तो इसलिए इसमें हमारे पास वो सी वाला फार्मूला यूज़ नहीं होगा, मतलब सी नहीं हम यूज़ करेंगे, क्योंकि सी तो सिर्फ स्पेसिफिक तब होता है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हों, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, तो सीधा सीधा सा फार्मूला है, आपको पता है, यूजिंग फार्मूला लिखेंगे हम, यूजिंग फार्मूला, और बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ठीक है, तो हमें दोनों स्टैंडर्ड यूनिट में ही दिए हुए हैं, तो सिंपल हमने, और v कैलकुलेट करना है वो लेफ़्ट साइड पर भी और सेपरेट भी है, क्योंकि जो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी होती है वो लेफ़्ट साइड पर होनी चाहिए और सेपरेट होनी चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई हो रही हैं, तो डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे 0.80 और साथ में लैम्डा की वैल्यू दी हुई है 1.6, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.80 मल्टीप्लाई बाय 1.6, तो आपके सामने हमारा आंसर आ चुका है 1.28। यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा v इज इक्वल्स टू 1.28 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि यूनिट लिखना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बगैर अगर आप आंसर देंगे तो वो आपका आंसर एक्सेप्टेबल नहीं होता। अच्छा, और वेलोसिटी का यूनिट होता है, स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। मैंने आपको जैसे बताया था कि इस चैप्टर में मेन जो आपके पास फार्मूला यूज़ हो रहा है वो v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा ही है। ठीक है, तो आप इसी फार्मूले से प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर में हमारे पास दूसरा फार्मूला हो सकता है आ जाए। हाँ, थोड़ा सा इस पर हमारे पास इस चैप्टर में 1-2 न्यूमेरिकल्स ऐसे भी हैं जिसमें थोड़ी सी उन्होंने आपसे जो है वो ट्रिकी क्वेश्चन किए हैं थोड़ा। जैसे अभी न्यूमेरिकल नंबर 3 में देखें, इन्होंने लिखा है 50 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन द रोप इन 10 सेकेंड्स, यानी कि एक रोप है जिसके ज़रिए वो वेव्स बना रहा है कोई भी बंदा, और मतलब 50 वेव्स पास हो रही हैं थ्रू अ पॉइंट इन द रोप इन 10 सेकेंड्स। अब आपको पता होना चाहिए कि ये नंबर ऑफ़ वेव्स जो इन्होंने दी हुई है, नंबर ऑफ़ वेव्स, इसको हम डेटा में कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ़ वेव्स इज इक्वल्स टू 50। सही है, और दूसरी बात क्या लिखी हुई है, रोप इन 10 सेकेंड्स, और यहाँ जो टाइम हमें दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 10 सेकेंड्स। तो इनडायरेक्टली इन्होंने हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी है बेसिकली, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन होती है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ वेव्स पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ़ वेव्स पर यूनिट टाइम। तो अगर हम देखें तो ये इनडायरेक्टली हमें नंबर ऑफ़ वेव्स कितनी दे दी हैं इन्होंने, 50, और पर यूनिट टाइम कितना दिया है, 10 सेकेंड्स। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 हर्ट्ज़।
तो ये फ्रीक्वेंसी ही थी जो उन्होंने आपको इनडायरेक्टली दी हुई थी। नेक्स्ट फिर आपसे क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट कह रहे हैं कि व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड। तो आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ डेटा में ही सिंप्लीफाई कर ली, तो इट्स ओके। आपने अगर डेटा में सिंप्लीफाई कर ली है तो कोई मसला नहीं, आप आगे कंटिन्यू कर दें। फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल्स टू, पार्ट ए में हमसे कहा गया है एफ इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और दूसरा पार्ट बी में हमसे क्या कहा गया है, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव, और टाइम पीरियड ऑफ द वेव हमें कैलकुलेट करने हैं। इफ़ द वेव लेंथ इज़ 8 सेंटीमीटर, वेव लेंथ हमें बता दी है कितनी है, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि सेंटीमीटर जो है स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होता, ठीक है, सेंटीमीटर स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, मीटर में। मीटर में सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 100 से, डिवाइड कर देंगे 100 से, क्योंकि सेंटी जो होता है वो 100 के बराबर होता है। और हम जा रहे हैं बेसिकली छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में। जब भी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं पहली बात, और डिवाइड करना किससे, जो प्रीफिक्स जो यहाँ लिखा है उसके इक्विवेलेंट वैल्यू से। तो जो प्रीफिक्स क्या लिखा हुआ है, सेंटी लिखा है, सेंटी होता है 100 के बराबर, तो 8 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.08, ठीक है, मीटर। और फिर उसके बाद कैलकुलेट द वेव स्पीड भी बोला हुआ है, तो सी पार्ट में हमें वेव स्पीड यानी कि v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ये भी पूछा हुआ है। तो करते हैं इस न्यूमेरिकल को। सॉल्यूशन में हम पहले ही बता देंगे कि ए पार्ट में हमसे फ्रीक्वेंसी कहा गया था, या आप चाहें तो इसको इस तरह से लिख लें, फॉर फ्रीक्वेंसी, और वो क्योंकि आप कैलकुलेट करके दिखा चुके हैं इसमें डेटा में, तो आप दोबारा से बस 1-2 स्टेप्स करके दिखा दें कि f इज इक्वल्स टू 50/10 एंड इज इक्वल्स टू 5 हर्ट्ज़। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब बी पार्ट आप लिख देंगे यहाँ पर, बी पार्ट में आप क्या करने वाले हैं, टाइम पीरियड, फॉर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में आप कैसे लिख के दिखा देंगे इसको, इसी तरह टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख देंगे। टाइम पीरियड का अच्छा ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो हम f इज इक्वल्स टू 1/t लिखें या t इज इक्वल्स टू 1/f लिखें, बात एक ही है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के, थ्योरी में आपने ये बात पढ़ी होगी, रेसिप्रोकल होते हैं। तो जब जो भी हम हमारा फ्रीक्वेंसी का आंसर आया उसको हम डिवाइड कर देंगे 1 से, तो 1/1 डिवाइडेड बाय 5 जब हम करेंगे कैलकुलेटर में तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 0.2, ठीक है। तो 0.2 हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड आया है। अब आखिरी चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है वेव स्पीड, सी फॉर वेव स्पीड, ठीक है। तो वेव स्पीड का क्या फॉर्मूला है, वेव स्पीड का फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू वही एफ लैम्डा वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, क्योंकि अभी हमें ये कंफर्म नहीं है कि यहाँ पर वेव की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर है या नहीं है, तो इसलिए हमने पूरा फॉर्मूला अप्लाई करके देख रहे हैं। v लिख रहे हैं यहाँ पर, c नहीं लिख रहे हैं, v ही लिख रहे हैं। ये लेफ़्ट साइड में रब कर देता हूँ। ठीक है, तो v की जगह v ही रहेगा क्योंकि वो हमें कैलकुलेट करना है। f की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे, f अभी हमने कैलकुलेट किया है 5, और लैम्डा की जगह क्या पुट करेंगे, लैम्डा की वैल्यू इन्होंने दी हुई है 0.08, और फिर v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 0.08 इज इक्वल्स टू, आंसर आ चुका है 0.4। आप देख सकते हैं 0.4 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारे पास यूनिट होता है किसका, वेलोसिटी का। तो तीनों आंसर्स आप चेक कर सकते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट आंसर है, ये सेकंड आंसर है, और ये थर्ड आंसर है। फर्स्ट आंसर हमारा 5 हर्ट्ज़, सेकंड आंसर 0.2 सेकेंड्स, और थर्ड आंसर 0.4 मीटर पर सेकेंड। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या डिमांड है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहे हैं, ये भी इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, जो भी हमने किया कि अ स्लिंकी हैज़ प्रोड्यूस्ड अ लॉन्गिट्यूड वेव, द वेव ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आप ये देख सकते हैं कि ये आपको क्या दी हुई है, स्पीड दी हुई है,
ट्रैवल एट ए स्पीड ऑफ वेव स्पीड। तो क्या ये 3 × 10⁸ लिखा हुआ है? नहीं, तो इसलिए हम इसको सी के बजाय वी से ही शो करेंगे। और वैल्यू क्या है? 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, तो आपको पता है कि क्या करना होता है, उसके लिए हमें डिवाइड करना होता है 100 से। तो इसको जब वैल्यू को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी v = 0.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर दिया है। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज़ 20 हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है? 20 हर्ट्ज़ है। एंड व्हाट इज़ द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द कंसेक्टिव कंप्रेशन। दो कंप्रेशन के दरमियान की डिस्टेंस या दो रेयर फैक्शन यानी कि जो वेव ट्रैवल करती है कंप्रेशन रेयर फैक्शन की फॉर्म में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रैवल करती हैं, उनके दरमियान की डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। तो सीधा सीधा सा यहाँ इन्होंने हमें क्या कहा है कि दो कंसेक्टिव कंप्रेशंस के दरमियान का डिस्टेंस यानी कि वेवलेंथ कैलकुलेट कर बताइए। तो बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है। सॉल्यूशन लिखेंगे और हेडिंग डाल देंगे यूजिंग फार्मूला। ठीक है, क्योंकि एक ही चीज़ पूछी हुई है तो इसलिए हमें ए बी सी करके लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना हेडिंग अलग से बनाने की ज़रूरत है। v = f लैम्डा। और हमें कैलकुलेट क्या करना है? लैम्डा कैलकुलेट करना है। लैम्डा को सेपरेट कर लेते हैं। जब लैम्डा को कैसे सेपरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? f को v के नीचे डिवाइड में भेज देंगे और फिर जो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी होती है वो लेफ़्ट साइड पर लिखी हुई होनी चाहिए। तो इसीलिए इसको इक्वेशन को शिफ्ट कर देंगे, v/f हो जाएगा। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। v की वैल्यू क्या दी हुई है? 0.4 डिवाइडेड बाय f की वैल्यू क्या है? 20। तो 0.4 डिवाइडेड बाय 20 कर लेते हैं। 0.4 डिवाइडेड बाय 20, तो ये हमारे पास आंसर आया है 0.02। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आंसर आपके पास 0.02 मीटर है। तो ये आ गया हमारे पास आंसर न्यूमेरिकल नंबर 4 का। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स न्यूमेरिकल नंबर 5। न्यूमेरिकल नंबर 5 में आपसे क्या कह रहे हैं? न्यूमेरिकल नंबर 5 में आपसे कह रहे हैं कि सपोज अ स्टूडेंट इज़ जनरेटिंग वेव in a slinky. The student's hand makes one complete forth and back oscillation of 0.40 second in 0.40 second। यानी कि अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि 0.40 सेकंड में एक ऑसिलेशन हो रही है। तो अभी मैंने आपको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला दो न्यूमेरिकल्स पहले बताया था कि ये इनडायरेक्टली फ्रीक्वेंसी ही दी हुई है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस या नंबर ऑफ़ ऑसिलेशंस। सही है, नंबर ऑफ़ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। तो क्या हो जाएगा? f = नंबर ऑफ़ ऑसिलेशंस कितनी दी हुई है? उन्होंने बोला है 1/4 एंड बैक ऑसिलेशन हो रही है। ठीक है, और टाइम कितना बोला है? कितने टाइम में? 0.40 सेकेंड। अब 4 के बाद 0 लिखना ज़रूरी नहीं है, पॉइंट के बाद। खैर, और इसको जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1 डिवाइड बाई 0.4। 1 डिवाइडेड बाई 0.4, तो आंसर आ रहा है हमारे पास 2.5 हर्ट्ज़। ठीक है, ये हो गई फ्रीक्वेंसी। और फिर आगे क्या बोला? द वेव लेंथ इज़ इन द स्लिंकी इज़ 0.60 मीटर। वेव लेंथ कितनी दी हुई है? 0.60 मीटर है। एंड फॉर दिस वेव डिटरमाइन। नंबर ए पर हमें क्या कहा हुआ है? नंबर ए पर कहा हुआ है पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। वही यहाँ पर पीरियड से मुराद होता है बेसिकली टाइम पीरियड। और नंबर बी पर इन्होंने हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए बोला है। और नंबर सी पर हमें कहा गया वेव स्पीड। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। सॉल्यूशन में पार्ट ए जो है वो सबसे पहले करते हैं। फॉर, यहाँ लिख लेते हैं फॉर टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड क्या है? मैंने आपको बताया था कि जो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए अगर मुझे फ्रीक्वेंसी पता है तो मैं सिंपल फ्रीक्वेंसी को 1 से डिवाइड कर दूंगा। अब फ्रीक्वेंसी यहाँ हम पहले ही निकाल चुके हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2.5। तो मैं क्या लिख दूँगा? 1 डिवाइडेड बाय 2.5। तो इसको जब 1 डिवाइडेड बाय 2.5 लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.4। फ्रीक्वेंसी हमारी क्या आई है? जो टाइम पीरियड आया है वो कितना है? 0.4 सेकेंड। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 0.40 ही है।
और दूसरी चीज़ हमसे क्या पूछी हुई थी, दूसरी चीज़ हमसे पूछी हुई थी फ्रीक्वेंसी, तो हम लिख देंगे फॉर फ्रीक्वेंसी। अब आप पूछें, अब आप हैरान होंगे कि ये फ्रीक्वेंसी तो हमने निकाली हुई है, तो दोबारा से फ्रीक्वेंसी क्यों पूछ ली। तो बेसिकली ये इन्होंने हो सकता है मिस प्रिंटिंग हो या बस पूछ लिए, तो हमने जो डाटा में कैलकुलेट की थी वही हम उसी तरह लिख देंगे दोबारा से यहाँ पर कि f = 1/0.4, या आप चाहें तो यहाँ पर वही बात है, आप देख सकते हैं कि हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो 1/0.4 का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 2.5 हर्ट्ज़। ये फ्रीक्वेंसी भी हमने दिखा दी। और आखिरी चीज़ क्या है, वेव स्पीड। तो वेव स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, वो भी अभी लिख देते हैं, फॉर वेव स्पीड। तो वेव स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, वेव स्पीड का फॉर्मूला होता है v = f लैम्डा। अब यहाँ पर हमें f भी पता है और लैम्डा भी पता है, लैम्डा 0.6 है, तो v = इसको यहाँ पर बराबर में कर लेते हैं सिंप्लीफाई, ठीक है। तो v हमें कैलकुलेट करना है, वो पहले से ही सेपरेट भी है, लेफ़्ट साइड पर भी है, तो बहुत अच्छी बात है। और फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, 2.5 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा की वैल्यू क्या दी हुई है, 0.6। अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.6, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.6, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 1.5, ठीक है। तो 1.5 हमारा आंसर भी है, आपके सामने बुक में भी 1.5 लिखा हुआ है, 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो दीज आर आवर आंसर्स, ठीक है। और ये भी हमारा आंसर है और एक ही हमारा आंसर है, ये तीन हमारे आंसर्स हैं। इनको आप बॉक्सेस में क्लोज कर देंगे। अच्छा, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहे हैं कि इफ़ 80 कंप्रेशंस, क्या लिखा हुआ है, इफ़ 80 कंप्रेशंस पास थ्रू अ पॉइंट इन 20 सेकेंड। वही बात है, फ्रीक्वेंसी इनडायरेक्टली दी हुई है, तो आप क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ, चलें अभी तो फिलहाल हम ऐसे ही लिख देते हैं, नंबर ऑफ कंप्रेशंस = क्या दी हुई है, 80, और आगे टाइम कितना दिया हुआ है, 20 सेकेंड, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड। देखें वही बात है कि फ्रीक्वेंसी पूछ लिया नंबर ए पर, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। बेसिकली मैंने कहा था जब पीरियड लिखा होता है तो उसका मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। इफ़ द टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस आर 8 सेंटीमीटर अपार्ट। अब यहाँ इन्होंने 8 सेंटीमीटर अपार्ट बोलकर क्या दिया, बेसिकली वेवलेंथ दी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको पता है कि सेंटीमीटर हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होता, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। और कैसे कन्वर्ट करना है आपको अभी बताया था, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए डिवाइड बाय 100 करते हैं, क्योंकि सेंटी जो है वो 100 के बराबर होता है। तो ये आंसर हो जाएगा 0.08 मीटर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट, अच्छा, कैलकुलेट द वेव स्पीड। वेव स्पीड भी बोली हुई है, नंबर सी = वेव स्पीड। तो एक ही तरह के न्यूमेरिकल्स हैं जो बार बार आपको दिए जा रहे हैं, ताकि आपकी इस फॉर्मूले की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और हर तरह से आपको इसका सॉल्यूशन करना आ जाए। अच्छा, पार्ट ए पहले कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था कि एक तो वो v = f लैम्डा है, लेकिन यहाँ इन्होंने फ्रीक्वेंसी इनडायरेक्टली हमें इन दो चीज़ों में दी हुई है। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन ये दी हुई है, तो हम इसी को यूज़ कर लेंगे, f = नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या नंबर ऑफ कंप्रेशंस डिवाइडेड बाय टाइम। नंबर ऑफ कंप्रेशंस कितनी है, 80 डिवाइड बाय t 20, तो डिवाइड करेंगे तो 20 4 × 80, f = 4 हर्ट्ज़, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि यही हमारा आंसर है, 4 हर्ट्ज़ पहला। फिर नंबर बी पर हमसे क्या कहा गया है, नंबर बी पे हमसे कहा गया है टाइम पीरियड निकालना है।
तो टाइम पीरियड बस वो फॉर खुद ही आप लिख लीजिएगा, मैंने शुरू के 2-3 न्यूमेरिकल्स में आपको प्रॉपर वे में करके दिखा दिया है। अब इसको हम जल्दी जल्दी से रफली करके देख लेते हैं। टाइम पीरियड, अच्छा ये टाइम अलग होता है जो कंप्रेशंस के साथ कर दिया जाता है, और ये जो टाइम पीरियड लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, ये वो रेसिप्रोकल वाला है जो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी हमें पता है, टाइम पीरियड के लिए हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को 1 से डिवाइड कर देंगे, तो 1/4 आप करेंगे तो 0.25 आंसर आएगा। ठीक है, तो t = 1/4, t हमारा आंसर आ जाएगा 0.25 सेकेंड। आप इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करके देख सकते हैं। और आखिरी चीज़ हमें क्या निकालने के लिए कहा गया था, वेव स्पीड। वेव स्पीड, तो वेव स्पीड कैसे कैलकुलेट करनी है, v = f लैम्डा। v = f क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी तो अभी हमने खुद निकाली है 4 × लैम्डा की वैल्यू हमें दी हुई थी 0.08 मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों को, 4 × 0.08, तो क्या आंसर आ रहा है 0.32 मीटर पर सेकेंड। और आप देख सकते हैं कि हमारा तीसरा आंसर भी बिल्कुल सही आ चुका है जो बुक में दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ। अच्छा मेरे ख़्याल में न्यूमेरिकल नंबर 7 और 8 आप क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि वेव्स ऑन अ स्विमिंग पूल प्रोपगेट्स एट 0.90 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड से हमें पता चल गया कि ये स्पीड दी हुई है, तो 0.90 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यूनिट से पहचान लेते हैं क्वांटिटीज़ को। इफ़ यू स्प्लैश द वाटर एट वन एंड ऑफ द पूल, ऑब्ज़र्व द वेव गो टू द अपोजिट एंड। यानी कि अगर आपने एक तरफ उसको स्प्लैश किया है, यानी कि उस पर छपकी मारी है पानी पे, तो वो दूसरे एंड पर जाएगी वेव पूरी ट्रैवल करते हुए। तो यानी कि वेव जो है एंड रिफ्लेक्ट, ठीक है, और फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट होगी। एंड वन एंड ऑफ द पूल, ऑब्ज़र्व द वेव गो टू द अपोजिट एंड रिफ्लेक्ट्स एंड रिटर्न इन 30 सेकेंड्स। अब ये वेव जाना, मतलब एक वेव जो बन रही है 30 सेकेंड्स में बन रही है, तो जो टाइम इन्होंने दिया है आपको कितना दिया, 30 सेकेंड्स। हाउ फार अवे इज़ द अदर एंड ऑफ द पूल, पूल कितना दूर है, हाउ फार यानी कि डिस्टेंस पूछा हुआ है। और वेव वाले चैप्टर में जब भी डिस्टेंस की बात होगी तो उससे मुराद आपका वेव लेंथ ही होता है, यानी कि लैम्डा हमें चाहिए। अच्छा अब अगर हम बात करें सॉल्यूशन में, तो हमें सॉल्यूशन में ये वेव लेंथ देख कर समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, यहाँ पर फार्मूला लगेगा v = f लैम्डा। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि हमें v तो पता है, ठीक है, लैम्डा हमने निकालना है, f हमें नहीं पता। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ऐसे ही सेव कर लेंगे और नेक्स्ट बराबर में हम क्या सॉल्व कर लेंगे, फॉर फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से सॉल्व करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी का क्या फार्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है या तो v = f लैम्डा, यही होता है। ये तो हमें उल्टा नहीं पता, इसी के लिए तो फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं। और दूसरा फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, 1/टाइम पीरियड। तो इसका मतलब ये जो हमें टाइम पीरियड दिया हुआ है, इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 से डिवाइड कर देंगे और हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो 1 / टाइम पीरियड क्या दिया हुआ है, 30। अब इन दोनों को डिवाइड करें, 1 / 30 जब करेंगे तो क्या आंसर आएगा, आंसर 1 / 30 आंसर आया 0.033 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हर्ट्ज़ में होती है तो ये हमारा हो गया फर्स्ट आंसर। अच्छा 0.033 हर्ट्ज़। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फिर उन्होंने हमसे असल जो चीज़ पूछी हुई थी वो तो पूछी हुई थी फ्रीक्वेंसी। तो नाउ पुट द वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 v = f लैम्डा। अब यहाँ पहले हम इसको सेपरेट भी कर लेते हैं, वैल्यूज़ पुट करना, हम वैल्यूज़ भी पुट करना चाहें तो वैल्यूज़ पुट कर लें, वरना सेपरेट कर लें पहले।
तो सेपरेट किसके लिए कर रहे हैं हम, लैम्डा के लिए। तो लैम्डा एज इट इज़ रहेगा, एफ़ डिवाइड में आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर उसके बाद हम इसको शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि जो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी होती है वो हम लेफ़्ट साइड पर लिखते हैं, v ओवर एफ़। अब v की जगह v की वैल्यू पुट कर देंगे। v की वैल्यू क्या दी हुई है 0.90, और f की वैल्यू क्या दी हुई है, f की वैल्यू हमने ख़ुद निकाली है 0.033। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट किस तरह से करना है, ऊपर आ जाएगा 0.90, और डिवाइड में हमने पिछला जो आंसर लिखा था, क्योंकि AC का बटन दबाया था तो पिछला आंसर सेव रहता है, तो जब हम ये आंसर लिखेंगे तो इसका मतलब जो पिछला हमारा आंसर आया था वही। जब ऑन का बटन दबा देंगे तो सारा डेटा जो है वो सारी हिस्ट्री इसमें रिमूव हो जाती है, तो इसलिए कोशिश क्या करें कि ऑन का बटन दबाएं। 27 हमारा आंसर आया है, 27 आप देख सकते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 27 मीटर। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया है कि सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम मतलब ये पेंडुलम वाला न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये बेसिकली पेंडुलम वाला न्यूमेरिकल है, तो इसको ज़रा एहतियात से पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, अ सिंपल ऑसिलेटिंग पेंडुलम हैज़ अ लेंथ ऑफ 80 मीटर। 80 मीटर क्या दी हुई है, लेंथ दी हुई है। ठीक है, कैलकुलेट इट्स नंबर ए पीरियड, मतलब मैंने आपको बताया था कि पीरियड का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड, और दूसरा फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहली बात कि ना तो वो v इक्वल्स टू एफ लैम्डा वाला फार्मूला लग सकता है, और ना ही फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/t या टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1/f वाला, क्योंकि दोनों ही चीज़ें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा के लिए जो है फ्रीक्वेंसी अगर वहाँ से निकालना चाहते तो उसके लिए स्पीड पता होनी चाहिए, और वो सब भी नहीं हमें पता। तो सिंपल सी बात है, पेंडुलम वाला जब भी न्यूमेरिकल होगा तो उसमें हमारे पास हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, उसके लिए हमारे पास फार्मूला है t इज इक्वल्स टू टाइम पीरियड का फार्मूला होता है फॉर, हम यहाँ पर हेडिंग बना लेते हैं फॉर, किसके लिए हम काम कर रहे हैं, टाइम पीरियड। सही है, फॉर टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू 2π√L/g। तो वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। t इज इक्वल्स टू 2π की वैल्यू क्या होती है 3.142, √L की वैल्यू क्या है 80, और g की वैल्यू सबको पता है 9.8 होती है। अगर ना भी दी हुई हो तो हमें ये पता होनी चाहिए, वैसे तो यहाँ पर दी हुई है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, एक गलती मिस्टेक ये हो गई है कि ये सेंटीमीटर लिखा हुआ है यहाँ पर, 80 सेंटीमीटर, मैंने मीटर लिख दिया है, तो इसको सही कर लेते हैं। सेंटीमीटर है ये, और जब इसको हम डिवाइड करेंगे 100 से तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में। 100 से डिवाइड करने पर आंसर क्या आ जाएगा 0.8 मीटर। तो ये 0.8 मीटर है। ठीक है, 0.8 मीटर, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड यूनिट्स में हमें वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं। तो इन सब को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो बहुत ही आसान है, फ्रैक्शनल वैल्यूज़। अच्छा, सिंप्लीफाई करने के बाद साइंटिफिक कैलकुलेटर भी इतने एक्यूरेट नहीं होते, मतलब उसमें इतने ज़्यादा फंक्शन नहीं होते, ये वाला अपॉन वाला फंक्शन नहीं होता। तो आप क्या करिएगा, आप पहले रूट वाली वैल्यू सॉल्व कर लीजिएगा, चाहे जैसा भी आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर हो। 0.8 डिवाइडेड बाय 9.8, मैं बिल्कुल सिंपल से कैलकुलेटर की तरह सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। पहले 0.8 डिवाइडेड बाय 9.8, ये आपने इसको रूट निकाल लिया, आपका आंसर आ गया 0.28। अब इस आंसर को मिटाएं नहीं, बस इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें किससे, पाई की वैल्यू से 3.142 मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर इसी को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें किससे, 2 से। तो ये टोटल आंसर आपके पास डायरेक्ट एक स्टेप में आ जाएगा 1.79। ठीक है, 1.795 आप देख सकते हैं, यही आंसर है 1.794 लिखा हुआ है। t इज इक्वल्स टू 1.795, और क्योंकि ये टाइम पीरियड है तो इसका यूनिट क्या होगा, सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट में हमसे क्या कहा गया है, सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है कि आपने निकालना है फ्रीक्वेंसी। तो हम लिख देते हैं फॉर फ्रीक्वेंसी का क्या फार्मूला होगा, वही फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 टाइम पीरियड। सही है, फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या करते हैं, टाइम पीरियड को 1 से डिवाइड कर देते हैं। तो टाइम पीरियड अभी हमने निकाल लिया है 1.795। तो वही काम हम कैलकुलेटर में करेंगे कि क्योंकि हमने आंसर मिटाया नहीं था,
तो ये फ्रैक्शन का बटन प्रेस करके 1 ओवर आंसर लिख देंगे डायरेक्ट, तो हमारे पास आंसर क्या है 0.5569। तो 0.557 हमने किया राउंड ऑफ करके 0.557, ठीक है। राउंड ऑफ करके लिख देते हैं, आपकी मर्ज़ी है। हर्ट्ज़ यूनिट है, यूनिट के बगैर आंसर देना जो है वो इनकम्प्लीट होता है। तो ये दोनों आंसर हमारे आ गए। तो इसी तरह इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स ख़त्म हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के साथ आपसे मुलाकात होगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।